हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम आपके 18 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 22 अप्रैल तक होने वाले हैं, उसके लास्ट मिनट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं आप उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। यानी कि ये जो आखिरी के दिन है इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। दोस्तों एक बात अपने ध्यान में रखना, आप पिछले 4-5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी मेहनत किया है आपने, लेकिन अगर आखिरी के 30 दिनों में आप ढीले पड़ गए ना, मतलब आपकी जो सीट है वो कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी जो टाइम बचा हुआ है इसको आपको काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करना है और इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जो भी बातें मैं इसमें बताऊंगा बस ये करके दिखाओ और फौज में आ जाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बात आप ध्यान रखना, हमारा टेलीग्राम चैनल है @द फाइनल टच के नाम से, अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइएगा और टाइप कीजिएगा @द फाइनल टच, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, ठीक है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम अपने स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम अगर अप्लाई किया होगा तो आपने 3 कैटेगरी में किया होगा, या तो आप एक्स ग्रुप के लिए किए हो, या फिर वाई ग्रुप के लिए, या फिर एक्स एंड वाई दोनों के लिए किया होगा, ठीक है। एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स आता है। वाई ग्रुप में इंग्लिश आता है और रागा आता है। रागा मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ओके। और अगर आपने एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए किया होगा तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और रागा देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश जो होता है 20 नंबर का होता है, फिजिक्स जो होता है 25 नंबर का, मैथ्स 25 नंबर का। और एक्स ग्रुप में आपको ये सारे क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है और कुल मिलाकर जो क्वेश्चन होते हैं 70 होते हैं, ओके। वहीं अगर हम बात करें वाई ग्रुप की तो इसमें आपके इंग्लिश के 20 और रागा के 30 क्वेश्चन और कुल मिलाकर टाइम मिलता है आपको 45 मिनट का, ओके। और क्वेश्चन होते हैं 50, ओके। वहीं अगर हम बात करें एक्स एंड वाई ग्रुप की तो इसमें आपको इंग्लिश 20 नंबर का, फिजिक्स 25 नंबर का, मैथ्स 25 और रागा 30 नंबर का। इसमें आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 85 मिनट्स का और क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे 100 होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकअप हो गया सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की, बिकॉज इंग्लिश जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये इंग्लिश की बात कर लेंगे, उसके बाद हम रागा की बात करेंगे। तो अगर मैं इंग्लिश और रागा की मैंने बात कर लिया और आपने वाई ग्रुप के लिए सिर्फ फॉर्म अप्लाई किया है तो आप वहाँ के आगे वीडियो मत देखिएगा, आप अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि आपका एक एक मिनट क्या है, कीमती है, ओके। चलिए तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैब और एक होता है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। इसमें आपका क्लोज टेस्ट भी आ जाता है, इसमें आपका जो पैसेज आता है वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं, ओके। तो उसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है PQRS के फॉर्म में जंबल्ड वर्ड वाला वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामर में आपका नरेशन आ जाता है, एक्टिव पैसिव आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, क्वेश्चन टैग आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी ग्रामर में आती हैं, ओके। और जनरली लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग, मतलब अगर 10 बच्चे हैं ना, 10 में से 8 बच्चे सिर्फ जो है ना ग्रामर पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, इन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनल में उनका सिलेक्शन रह जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको ग्रामर पार्ट तो करना है, तो ग्रामर पार्ट करना है, इसमें आपको फोकस कहाँ रखना है, सबसे पहले आपको करना है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने हैं। तो इसको पहले बहुत अच्छे से कर लो, 2 दिन लगेगा आपका, 2 दिन का 1 दिन में हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 1 दिन में आप कर सकते हो। तो ग्रामर में सबसे पहले आपको नरेशन और एक्टिव पैसिव ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर आपका एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, तो आप उनको काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग पढ़ लेना है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो फिर आप प्रोनाउन पढ़ लेना, नाउन पढ़ लेना, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको पढ़नी है। तो जो मैंने ऑर्डर बताया उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है और उसके बाद उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रामर में आपको सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल, आर्टिकल्स, उसके बाद आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बाद आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यह आपका ऑर्डर रहेगा पढ़ने का। ओके, तो आप ग्रामर को चाहें तो आप मतलब अगर मन से पढ़ देंगे 10 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। बाकी के जो 20 दिन बचे हुए हैं आपको इन्हीं चैप्टर का रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए एक बुक में बताता हूँ आपको, अगर मान लो आपके पास पहले से कोई ग्रामर की बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी बुक लेने की। कोई भी बुक हो, है ना, रेन एंड मार्टिन की हो, एस पी बख्शी हो, कैडी कैंपस की बुक हो, लूसेंट की बुक हो, कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास बुक है दैट इज़ सफिशिएंट। सारी बुक अपने आप में क्या होती है, परफेक्ट होती है, और दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्रामर की कोई भी बुक हो, अगर नहीं है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से केडी कैंपस की एक बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस की इस बुक को परचेज़ कर लेना। या फिर अगर ये भी नहीं लेना है आपको तो आप चाहो तो एस पी बख्शी की बुक आती है। थोड़ी सी एस पी बख्शी की इंग्लिश जो है वो थोड़ी टफ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप केडी कैंपस प्रीफर करना, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा क्या फ़ायदा है इन दोनों बुक्स को लेने का। देखिए, तो हमने क्या देख लिया कि बुक्स जो है या तो केडी कैंपस या तो एस पी बख्शी। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो एस पी बख्शी मत लेना, ठीक है, आप केडी कैंपस ही ले लेना, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ से जो भी ग्रामर के चैप्टर दिए हुए हैं, केडी कैंपस मान लो आपने ले लिया, तो जो ग्रामर के इसमें 15 चैप्टर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं 15 चैप्टर को कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 बार करना है और बिल्कुल सफिशिएंट है। उतना आप कर लिए तो आप ग्रामर का क्वेश्चन मोस्टली मतलब चांसेस ये हैं कि आप सही करके आओगे। जो एरर गलती हो जाता है ना, वह आप सही करके आओगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से। और जब इंग्लिश की बुक करना तो जो पीछे में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। पहले नंबर से लेकर के 50वें नंबर तक, 60वें नंबर तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये ग्रामर का स्ट्रेटजी हो गया। अब वोकैब की बात करें तो देखिए, वोकैब में आपका सबसे पहले ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, केडी कैंपस की बुक हो या फिर एस पी बख्शी हो, तो सबसे पहले आपको ईडियम एंड फ्रेजेस याद करने हैं, ठीक है। काफ़ी इजी होते हैं, थोड़ा सा आप इमेजिन करके अगर याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, ये आपको पहले करना है। वोकैब में सबसे पहले इन्हीं को करना है, क्योंकि जो सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 सिनोनिम एंटोनिम याद कर लो और उसमें से फंस जाए। हो सकता है कि कुछ अलग ही आ जाए, तो उसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपने इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से कर लिया, देन आप जो है ना, मोस्टली चांसेस है कि अगर मान लो कि आपको जो है 4 आए इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आप 3 क्वेश्चन बना ले जाओगे, इतनी गारंटी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका एरिया नहीं है। या आप अगर केडी कैंपस से या फिर एस पी बख्शी किसी भी बुक से कर लेते हो तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद आप इसी केडी कैंपस या फिर एस पी बख्शी के बुक से जो इसमें वोकैब दिया गया है उसको याद करना है, वोकैब याद करना है। ये सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं करना है, वोकैब याद करना है। नॉर्मल जो वोकैब दिया हुआ है उसको याद करना है। सिनोनिम एंटोनिम आप याद करने बैठे हुए काफ़ी समय जाएगा, तो आपको वोकैब याद करना है जो नॉर्मल दिया हुआ है। सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में दिया है उसको याद नहीं करना है, ठीक है। पहले इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर वोकैब पे आना है। और उसके बाद जो पीछे में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे। ये थर्ड पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसको कोई सिखा नहीं सकता है, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करना है कि आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग क्या करनी है, कोई भी बुक हो आपकी, 7वीं की, 6वीं की, 8वीं की, 12वीं की, या फिर कोई नॉवेल हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी पढ़ते हो ना, जो भी पढ़ने का शौक़ है तो इंग्लिश में पढ़ो उसको। और पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करो। मान लो आपने एक इतना बड़ा पैसेज पढ़ा, ठीक है, आप बस रीडिंग कर लिया, आपको समझ में नहीं आया कि उसमें बोला क्या गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। आपको इस पैसेज को काफ़ी ध्यान से समझ करके पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका जो मेन समरी होता है, सारांश होता है, उसको समझने की कोशिश करनी है। दैन डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे इस सेक्शन में भी। और अगर आपका यहाँ पे रीडिंग सेक्शन अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया तो आपका ये जो हेल्प करेगा ग्रामर में भी करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब सेंटेंस आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग की खेल है, ठीक है। क्योंकि रूल्स जो है ना, बहुत सारे रूल्स हैं, आपसे याद नहीं हो पाएंगे। आप ये बुक भी पढ़ लोगे ना, केडी कैंपस या एस पी बख्शी, तो भी आपसे जो है रूल्स उतने याद नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने रूल्स पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एरर के क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही करके आओगे, ठीक है। और वही आपको दूसरे के ऊपर एज भी देगा। आरसी हो गया,
उसमें मान लो क्लोज टेस्ट आ गया, तो क्लोज टेस्ट भी अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है इंग्लिश का तो आप कर पाओगे, तो बस आपको रीडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जा रहा है आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर मॉक टेस्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन का कि आपको इतना पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। डेली के बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया तो उसके एनालिसिस में आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा, क्योंकि जहाँ भी आपके कम स्कोर आए उस सेक्शन को फाइंड आउट करके आपको वहाँ पे देखना है कि मैं यहाँ पे मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी समझना है, और कौन सा एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे आप ठीक ठाक हो तो जो ठीक ठाक हो उसको बहुत ही अच्छे में लेकर के आओ, और जहाँ पे आप वीक हो कम से कम वहाँ पे मान लो कि जहाँ पे आपके 4-5 नंबर आ रहे हैं, कोशिश करो कि अगर 8 नंबर क्वेश्चन कुल हो रहे हैं वहाँ से तो आप कम से कम 6 नंबर के आसपास लेके आओ, यानी कि 1 आध नंबर का इंप्रूवमेंट वहाँ कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात रही इंग्लिश की। अब हम बढ़ते हैं रागा के बारे में, ठीक है। रागा रागा जो है बेसिकली देखो क्या है ना कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है कि आपकी कॉमन सेंस की बात है, आपकी समझ कितनी है। भाई दे देगा कि आपके बुआ के बेटे का भाई, आपका क्या लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, आपकी अगर सोचने की समझने की क्षमता ठीक है तो आप कर ले जाओगे। नहीं तो देखो अगर आप हिंदी में हो तो एस के झा की एक बुक आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप उसको ले सकते हो, या फिर आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग बुक लेकर करना, ये नहीं कि एक में जाए गए और एक में कंबाइंड बुक ला लिया, उससे प्रिपरेशन नहीं होती है, अलग अलग बुक से ही प्रिपरेशन होती है। तो आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी अकल पे, है ना, आप कितना अकल लगाते हो, कितनी आपके अंदर बुद्धि है, ठीक है। तो वो चेक किया जाता है रागा में। ओके, इसमें आपका मैथ्स भी आता है। मैथ्स में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, आपका टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, ठीक है, CISI आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए भी आर एस अग्रवाल की बुक है, सफिशियंट है, आप उससे कर लो, या फिर मेरे ही चैनल पे मैथ्स के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेशल इस एग्ज़ाम के लिए मैं मैथ्स के वीडियो लेकर के आऊँ क्वांट के, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो लेकर के आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया रागा में आपका क्वांट और रीजनिंग की बात हो गई, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस भी आता है, जैसे मान लो जीके हो गया। जीके में क्या आता है, तो जीके में आपका करंट अफेयर हो गया, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। आप सबसे पहले करंट अफेयर करो कम से कम 3 से 4 महीने का। मान लो अप्रैल में आपका एग्जाम है ना, तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने का करंट अफेयर आपके टिप पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने तो आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। सपने में भी कोई पूछे यहाँ करंट अफेयर तो आपको याद होना चाहिए। इसमें भी खास करके जो डिफेंस वाला चीज़ें हैं वो आपको किसके साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की गई, ठीक है, कौन सा डिफेंस डील हुआ, कौन सा नया एयरक्राफ्ट आया, क्या कौन सा नया डिफेंस डील हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो कौन सा अपॉइंटमेंट ज़्यादा, कौन सा रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ, कोई नई बुक आ गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको पता है कैसे करना है ना। तो करंट अफेयर 3 से 4 महीने का आपको कम से कम करके जाना ही जाना है। साइंस में आपको बायोलॉजी करना है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, और ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से, लूसेंट से। लूसेंट इज द रामबाण, लूसेंट हो गया, या फिर अरिहंत का जो मनोहर पांडे की बुक आती है जनरल नॉलेज की, आप उससे भी कर सकते हो, वो भी सफिशिएंट बुक है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप अरिहंत की जो है मनोहर पांडे की बुक से कर लो, या फिर लूसेंट से कर लो, जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको कर जाओ, ज़्यादा और कहीं भगने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर आपको 4 महीने का करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने फिजिक्स एंड मैथ्स वाले के लिए। तो देखो फिजिक्स में आपको जो है ना 11वीं 12वीं का ही फिजिक्स आना है, ठीक है, और बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरम डिराइव करने बैठ गए, नहीं, आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें एकदम से, प्रोजेक्टाइल जो होता है, उसके बाद मान लो कि फ्रिक्शन होता है, तो उस पर जो
न्यूमेरिकल भी बनेंगे तो बहुत ही आसान आसान बनेंगे। तो आपको मान लो कि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना है किसी भी बुक से, जो आपकी 10वीं 11वीं 12वीं की बुक है, उससे बस एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, है ना, सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लो। और उसके बाद क्या होता है ना कि उस पर जो ईजी क्वेश्चन बनते हैं, जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हैं, ईजी क्वेश्चन ऐसे कि जो 2-4 लाइन में हो जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत डीप क्वेश्चन में मत घुस जाना, नहीं तो फिर वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे और टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट एक बार समझो। और हाँ, डेली लाइफ में फिजिक्स का क्या यूज़ है हमारे, उन पे आपको फोकस रखना है कि भाई मान लो कि गाड़ी जब जाती है मोड़ पे वो चलती है, जो मोड़ होता है यानी कि जब टर्निंग आता है किसी रोड का, तो वहाँ पे ऐसे झुका हुआ क्यों होता है, बैंकिंग क्यों किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपको समझना है क्यों किया जाता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, समुद्र का पानी जो है नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, मान लो कि पानी में कोई चीज़ गिर जाती है तो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई क्यों देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको सोचना है, इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। फिजिक्स इन डेली लाइफ, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा फोकस करना है। तो फिजिक्स के लिए यही बात रही, आपके 11वीं 12वीं की बुक सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए भी वही चीज़ें लागू होती हैं, इसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपका मतलब वही कैलकुलस पे आपको ध्यान रखना है और आपका ज्योमेट्री पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मतलब 11वीं 12वीं का मैथ जो है ना आपको बेसिक करना है, लिमिट्स वगैरह आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वो सब आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का पोर्शन भी हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपने अभी अभी 11वीं और 12वीं का एग्ज़ाम पास किया होगा एक आध साल के अंदर में, तो आपको सब चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना है और सबसे ईजी पोर्शन यही है। अगर आपने 11वीं 12वीं सही से पढ़ाई किया हुआ है, तो नहीं भी किया है तो भी आपको उतनी चीज़ें याद होंगी जो आप अच्छा से एग्ज़ाम में कर पाए। कब, जबकि आपने इसका रिवीजन किया हो। ठीक है, तो आपको रिवीजन पे जोर देना है। आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसको बार बार मल्टीपल 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 रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। ओके, आपको चलिए ये चीज़ें हो गई आपकी फिजिक्स और मैथ्स की। आपको 11वीं 12वीं से बाहर कहीं नहीं जाना है और बहुत डीप क्वेश्चन में नहीं जाना है, बस जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस रखना है। ठीक है, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी करते हुए चलते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात अगर आपने कर लिया तो अब क्या करना है, आपको लगाना है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाइए। कैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और कहाँ से लगाएं, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ये सब सारी चीज़ें आपको लेकर के आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप यहीं पे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसने काम किया और आपने मेहनत किया और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।